हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज का हमारे वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। ये क्या होता है और इसके ट्रूथ क्या है और इसके कॉन्स्पिरेसी क्या क्या फैल रही है, कितना माइलेज व्हीकल्स का टू व्हीलर्स में और फोर व्हीलर्स में कम होगा। तो आज हम ये सारा डिस्कशन करेंगे। साथ ये जानेंगे कि इथेनॉल प्रोडक्शन होता कैसे है, क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या नहीं होता है। ये नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनके कुछ कुछ बयान क्या क्या है और क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या विवाद है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, क्या ट्रूथ है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो का। पहले जानते हैं इथेनॉल क्या है। ठीक है, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमुख सोर्स है। ठीक है, किस किस से बनता है, तो गन्ने के रस से, सीरा यानी कि मोलेसिस से, मक्का और टूटे चावल और अन्य अनाजों से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बनाने की जो प्रोसेस है हम आगे देखेंगे। पेट्रोल में मिलाकर इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को ये कम करने में सहायक है। देश है जहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ के अंदर इंडिया में पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 2030 तक टोटल जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है, और उसी के साथ है बायोफ्यूल, उसी में हेल्प करेगा। ठीक है, भारत का लगभग 85% यानी कि 137 बिलियन टन जो फ्यूल है वो इंपोर्ट होता है। किन के कंट्रीज से होता है, इनमें मुख्य नेशन है यूएई है, सऊदी अरेबिया है और यूएस है। इसके साथ रशिया से भी बीच में हम ऑयल ले रहे थे। ठीक है, कच्चा तेल का आयात कम करना है और डिपेंडेंसी को कम करना है। ठीक है, इंडिया को अपनी फॉरेक्स रिजर्व को स्टोर करने के लिए और ऑयल इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए भी इथेनॉल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये हमने जाना इथेनॉल को। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले देखते हैं E20, E85 और फ्लेक्स फ्यूल ये सब क्या होते हैं। तो E10, 10 का मतलब सीधा है कि 10% इथेनॉल 90% पेट्रोल। अगर 100 लीटर अगर वो E10 फ्यूल है तो उसमें 10% क्या होगा, इथेनॉल होगा, यानी कि 10 लीटर, और 90 लीटर क्या होगा, पेट्रोल होगा। E20 का भी सेम ही है। ठीक है, वर्तमान में मानक मिश्रण क्या चल रहा है, E20। गवर्नमेंट अभी पेट्रोल पंप्स पे E20 उपलब्ध करा रखा है। ठीक है, इसके साथ ही E85 फ्यूल भी है जो इंडिया में तो अभी यूज़ में नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में E85 फ्यूल भी उपयोग में लिया जा रहा है केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए। FFV जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं जो यूएस में चलते हैं, जर्मनी में, स्पेन में और ब्राज़ील में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं जो E20 से लेकर E85 तक किसी भी मिश्रण में चल सकता है। ये केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं जो जिनमें जो सपोर्ट करते हैं E20 से लेकर E85 तक। ठीक है, इनमें सेंसर लगा होता है जो स्वतः पहचान कर लेता है कि ईंधन का मिश्रण क्या है और उसको किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, माइलेज की बात करें तो E20 फ्यूल के बाद 3 से 5% की कमी देखी जा सकती है। किन वाहनों में, तो E10 डिजाइन वाहन है। ठीक है, और नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी हम बात कर लेते हैं। नीति आयोग, इसकी रिपोर्ट है जो E0 व्हीकल्स है। E0 मीन्स जो इथेनॉल एडेप्टेबल नहीं है, यानी कि जो इथेनॉल के मतलब अकॉर्डिंग बनाए गए व्हीकल नहीं है। 2023 से पहले के जो व्हीकल है उनके अंदर टू व्हीलर्स जो व्हीकल है, उनमें 2 to 4% तक माइलेज की कमी देखी जा सकती है। और जो फोर व्हीलर्स है, ठीक है, फोर व्हीलर्स के अंदर ये 6% तक, 4 to 6% तक माइलेज की कमी देखी जा सकती है जो E0 फ्यूल है। E10 के अंदर ये 3 to 5% तक की माइलेज में कमी देखी जा सकती है। इसको हम सीधी भाषा में इस तरह से समझ लेते हैं कि एक कैलोरिक वैल्यू होती है, कैलोरिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरिक वैल्यू क्या होती है कि इंजन 1 लीटर फ्यूल का प्रोडक्शन करके कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो पेन कैलोरिक वैल्यू की बात करें तो जो पेट्रोल व्हीकल्स है, पेट्रोल व्हीकल्स के लिए ये 32 मेगा जूल है। ठीक है, और जो E20 फ्यूल है उनके लिए 21.1 मेगा जूल है। मतलब सीधा सीधा 34% कम कैलोरिक वैल्यू जो E20 फ्यूल है उनके अंदर है। तो इसको अगर हम डाटा में देखें तो लगभग जैसे 1000 किलोमीटर अगर अपन फोर व्हीलर चला रहे हैं, ठीक है, 1000 किलोमीटर फोर व्हीकल चला रहे हैं तो E20 फ्यूल जहाँ 67 लीटर अगर पेट्रोल लगता है तो उसके कंपेरिजन में, सॉरी 67 अगर इथेनॉल E20 फ्यूल लगता है, 67 लीटर पेट्रोल और 71 लीटर
इथेनॉल लगेगा, मतलब ऑलमोस्ट 4 लीटर्स ज़्यादा उपयोग में आएगा। ठीक है, E85 की बात करें तो इसकी डेंसिटी कम होने से माइलेज घट सकता है। ठीक है, डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर। इथेनॉल बनता कैसे है इसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नेशन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अंदर, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है जहाँ पे E10 उपयोग होता है। ब्राज़ील में करंटली E27 उपयोग किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे 1970 से स्टार्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग, और वर्तमान में E27 वहाँ पे रनिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स में E10 है, यूरोपियन यूनियन में E10 है, और ये हमने देखा। इसके अलावा इंडिया में E20 लागू किया गया। E20 लागू करने का जो इनका टारगेट ईयर था वो 2030 था, जिसको प्रीपोन करके ठीक है, प्रीपोन करके 2026 में 4 साल पहले लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो उससे क्या क्या मतलब चैलेंजेस सरकार के सामने हैं, या फिर फ्यूल पंप्स के सामने, या फिर ट्रांसपोर्ट जो जो व्हीकल प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके सामने क्या क्या है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इथेनॉल बनता कैसे। पहले होती है क्रशिंग या मिलिंग। क्रशिंग या मिलिंग किस चीज़ की होती है, जो हमने डिस्कस किया था, रॉ मटेरियल, जैसे क्या था, मेज और शुगर केन, इसके अलावा मोलेसिस, ये इसका रॉ मटेरियल था। उसको लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं क्रशिंग। उसके बाद उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, यीस्ट। ठीक है, उसके बाद वो फ्यूल क्या होता है, फर्मेंट होता है। उसके बाद उसका होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी आसवन, जो फ्यूल जो तैयार हुआ है अभी तक, जो लिक्विड हुआ है जिसका फर्मेंट होने के बाद उसको भाप में तैयार किया जाता है। आसवन का मतलब होता है भाप में तैयार करना, यानी कि डिस्टिलेशन। वो भाप में तैयार हो गया, उसके बाद उसको डिहाइड्रेट किया जाता है। उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको हटा के पूरी तरह से उसको फ्यूल ग्रेड इथेनॉल के रूप में तैयार किया जाता है। तो ये इसकी बेसिक प्रोसेस हमने जानी कि क्रशिंग, क्रशिंग से फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से डिस्टिलेशन, डिहाइड्रेशन, और ग्रेड इथेनॉल में इसका प्रोडक्शन हो जाता है। सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों की बात करें तो ब्राज़ील, यहाँ पे E27 चल रहा है। लेकिन ब्राज़ील को अपने को समझना होगा कि वहाँ पे 1970 से स्टार्ट किया गया था, और E0 से E5, E10, E20 और वर्तमान में E27 तक पहुंचने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से डेवलप किया है। ठीक है, साथ ही वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं, व्हीकल ओनर होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो किस तरह से वहाँ पे चूज कर सकते हैं कि किस तरह का फ्यूल वो अपने अकॉर्डिंग इंजन के अनुसार वो डाल सकते हैं। वहाँ पे अमेरिका में, भारत में, कनाडा, स्वीडन, थाईलैंड, ये जो नेशन है इनके अंदर बड़ी मात्रा में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। ब्राज़ील में बड़ी संख्या में फ्लेक्स फ्यूल वाहन है, जो हमने डिस्कस किया था। कई क्षेत्रों में E100 तक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, भारत में इथेनॉल मिशन की बात करें तो 2003 से ये प्रारंभ हो गया था, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2018 के अंदर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स गवर्नमेंट लेके आती है। 2022 में E10 लक्ष्य से पहले ही प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले E10 इसका लक्ष्य था लेटर ऑन, लेकिन उसको 2022 में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। 2025-26 में, जो हमने प्रीपोन की बात की थी, 2030 का जो टारगेट था उसको प्रीपोन करके 2025-26 में ही E20 का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। देश भर में E20 उपलब्ध होता है, जो फ्यूल स्टेशन है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो 2014 के आसपास है जो ब्लेंडिंग होती थी, मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड होता था पेट्रोल के अंदर, वो लगभग 1.5% से कम होता था। 2026 में ये बढ़ के 20% से अधिक या 20% हो गया है। ठीक है, उत्पादन क्षमता की बात करें तो 421 करोड़ लीटर से बढ़ के 2000 करोड़ लीटर, और इथेनॉल की जो खरीद है, ठीक है, वो 1200 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अलावा एक हम डिलेमा की बात कर लेते हैं, जो है फ्यूल वर्सेस फूड। ठीक है, 2023 के अंदर इंडिया 0.1 मिलियन टन जो फूड है, जो मक्का है, शुगर केन है, किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट है, उनको इंपोर्ट करता था। 2024 में ये बढ़कर 0.9 मिलियन टन हो गया, क्योंकि इंडिया है जो फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है। फूड बास्केट के रूप में कैसे जाना जाता है, क्योंकि इंडिया जो है अपने जो नेबरहुड कंट्रीज़ है, कौन कौन सी, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, ठीक है, इनको एक्सपोर्ट करता है। जो फूड ग्रेन्यूल्स है या जो भी है, मक्का है या शुगर केन है, गेहूँ है, ये सब उसको एक्सपोर्ट करता है। जबकि हालिया रिकॉर्ड ये बताता है कि 2023 से लेकर 2024 में इन्होंने जो वहाँ से फूड इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर फ्यूल का अगर वो करने लग जाएंगे, किसान अपना डायरेक्ट अगर जो भी क्रॉप है उसको अगर डायरेक्ट सेल करेंगे, जो इथेनॉल ब्लेंडेड जो कंपनीज है उनको,
तो फूड का जो शॉर्टेज हो सकता है आम जन के लिए और फूड की रेट्स बढ़ सकती है। तो ये एक डिलेमा है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है। ये पेट्रोलियम मिनिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने बोला है कि जो भी फूड या शुगर केन या फिर चावल या जो भी इसमें यूज किया जा रहा है वो नॉन ईटेबल है, मीन्स जो मतलब डिग्रेड हो चुका है या लो क्वालिटी का है या खाने योग्य नहीं है, उसी फूड को इथेनॉल के अंदर काम में लिया जा रहा है। लेकिन इससे जुड़े हुए एक एमपी से भी हालिया एक क्या करप्शन की न्यूज़ आई थी कि एमपी में इथेनॉल डायरेक्ट फार्मर से लेकर किस तरह से उनको इथेनॉल ब्लेंडेड कंपनी ने घोटाला किया था, उसको भी गवर्नमेंट को कंसर्न में रखना चाहिए कि सही से मतलब जो पॉलिसी मेकिंग तो होती है वो गुड के लिए होती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी देखा जाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाहन लाभ और प्रभाव की बात करें तो E20 अप्रैल 2023 के बाद बने अधिकांश नए पेट्रोल वाहनों में ये आसानी से चल सकता है, लेकिन हर एक व्हीकल इथेनॉल एडेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अगर अपन बाकी अगर किसी गाड़ी में डालेंगे जो पहले 2020 से पहले की विकसित है, तो उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ले लेता है वो जो इंजन होता है, वो ह्यूमिडिटी लेके और वो उसके अंदर उसका इंजन खराब होने का डर रहता है। एक कंपनी है एको इंश्योरेंस करके इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो उसमें ये लिखा हुआ था, अगर रॉन्ग फ्यूल की वजह से इंजन अगर ख़राब होता है, रॉन्ग फ्यूल यानी कि उसमें अगर पानी पाया जाता है आपके इंजन के अंदर, तो वो इंश्योर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो व्हीकल कंपनी इंश्योर्ड नहीं करेगी। तो ये भी एक कंसर्न का विषय रहा जो भी आम कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में, कि अगर इस तरह की चीज़ें होगी, अगर उनको वो ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि अगर इथेनॉल उसमें मिक्स किया जा रहा है प्लस फ्यूल की रेटेड्स कम नहीं हो रही है, जो वेट और एक्साइज ड्यूटी कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेट्रोल वाली। ठीक है, प्लस उनको मिल क्या रहा है, E20 पेट्रोल, जिसकी रेट अभी गवर्नमेंट ने कम नहीं करी। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी रेट को कम किया जाए। ठीक है, साथ ही माइलेज भी कम मिल रहा है, जो हमने बात करी थी कि 1000 किलोमीटर चलने के लिए ऑलमोस्ट 67 लीटर जहाँ पेट्रोल लगता है, उसकी तुलना में लगभग 71 लीटर के आसपास इथेनॉल लग रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कंज्यूमर्स को थोड़े से बेनिफिट दिए जाने चाहिए कि एक तो प्राइसेस को थोड़ा कम किया जाना चाहिए, वेट और एक्साइज ड्यूटी को। साथ ही जब माइलेज कम हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी गाइड करना चाहिए कि वो इंश्योर्ड रखें जो पुराने मॉडल्स है उनको। ठीक है, कुछ प्रोटोटाइप मॉडल अन्य कंपनियों द्वारा विकसित की जा रही है। हाल ही में इथेनॉल द्वारा चलने वाली टू व्हीलर्स भी मार्केट में आए हैं। तो इसके प्रॉफिट की बात करें, अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल आता है तो क्या क्या प्रॉफिट है उसके। ठीक है, एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो कच्चे तेल का आयात कम होगा। मतलब सिंपल सा आप ऐसे समझ लीजिए कि 137 बिलियन टन अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो अगर E10 का उपयोग होता है तो 10% सीधे सीधे यानी कि 13.7 बिलियन टन आयात कम होगा। जो पैसा देश के पास सुरक्षित रहेगा, देश का फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। और E20 के अंदर यही आंकड़ा 28 बिलियन टन जो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसकी सेविंग हो जाएगी और देश के लिए वो फायदेमंद रहेगा। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। जो देश के किसान हैं उसे उनमें न्यू इंडिपेंडेंस आएगी, वो इकोनॉमिकली ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। साथ ही उनकी पीपीपी बढ़ेगी यानी कि परचेजिंग पावर पेरिटी वो बढ़ेगी, CO2 उत्सर्जन कम होगा, ये भी है। ठीक है, जो पोल्यूशन की बड़ी समस्या है इंडिया जैसे नेशन के अंदर, तो CO2 उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, नुकसान की बात करें तो 3 से 5% तक माइलेज कम होगा, जो हमने बात करी थी। जो पुराने E0 या E10 वाले जो व्हीकल्स हैं जो एडेप्टेबल नहीं है E20 फ्यूल के लिए, उनकी माइलेज कम हो सकती है। ठीक है, पुराने वाहनों में कुछ पुर्जों पर प्रभाव संभव है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और E85 का तो अभी गवर्नमेंट का प्लान नहीं है, वैसे अगर E85 प्लान करते हैं उसके लिए अलग से इंजन विकसित करने होंगे। ठीक है, विवाद और चुनौतियों की बात करें तो फूड वर्सेस फ्यूल की अपन ने बात करी कि ये नहीं हो कि भाई किसान अपना जो प्रोडक्शन है मोस्टली वो इथेनॉल कंपनीज को डायरेक्ट सेल करने लगे और जो फूड है उसका डिप्रीवेशन हो जाए या फिर जो कमी हो जाए या उसकी रेट्स बढ़ जाए, तो इसको गवर्नमेंट को कंसर्न रखना चाहिए। गन्ने के लिए अधिक जल की आवश्यकता, तो ऑलमोस्ट 3000 से 4000 लीटर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था नितिन गडकरी से कि जो माननीय मंत्री जी हैं कि भाई इतना अगर 1 लीटर अगर इथेनॉल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए 3000 से 4000 लीटर अगर वाटर का अगर लॉस होगा, तो फिर इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे वाटर मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उन्होंने कहा रनिंग वाटर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो वाटर लॉसेस का वो कवर करके चल रहे हैं उस चीज़ को। भाई देश में पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई है, साथ ही हम रनिंग वाटर का उपयोग करेंगे, जो उससे किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, वो खेती के अंदर वो पानी बाद में उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है, उत्पादन लागत को ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजीज विकसित करनी पड़ेगी जहाँ प्रोडक्शन के अंदर कम से कम पैसे लगे। ठीक है, भंडारण और आपूर्ति वेयर हाउसेज डेवलप करने पड़ेंगे। सरकार का पक्ष, सरकार को बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं, नॉलेज या फिर इश्तिहार देने पड़ेंगे ताकि जनता इससे समझ सके, इसके प्रॉफिट को जान सके। ठीक है, E20 के आगे मिशन बढ़ाने के अभी सरकार की कोई ऐसा कुछ है नहीं। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के नितिन गडकरी समर्थक है, लेकिन अभी इनकी रेट्स ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप होगी कि बजट फ्रेंडली ई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को देश में विकसित किया जाए। किसानों से ईंधन उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिए और जैव ईंधन आधारित व्यवस्था के पक्षधर होना चाहिए। तो आज का ये हमारा वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।